नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 और नियम 2006 के पालन पर एक शिविर। बेंगलुरु में संपत्ति कर जुर्माना कम करने पर चर्चा चल रही है, शिव कुमार ने स्पष्ट किया। कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संघर्ष सामने आया, अशोक ने सिद्धरामैया को ठंडी गोली लेने को कहा। केरल में पीएम मोदी ने कहा 22 जनवरी को देश भर में श्रीराम ज्योति जलेगी, मैं भी इन नियमों का पालन कर रहा हूं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। जिला संसाधन केंद्र माइलूर में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 और नियम 2006 के पालन पर सुरक्षा अधिकारियों और भागीदार विभागों के अधिकारियों के लिए जिला स्तर पर आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन करके वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एसके कनकट्टे ने कहा कि कई महिलाओं को यह नहीं पता होता कि घरेलू हिंसा का शिकार होने पर उन्हें न्याय कहां से मिलेगा। संबंधित अधिकारियों को घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के बारे में सीखना चाहिए और हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए। बलात्कार के शिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई अधिनियम, कानून हैं और महिलाओं को उनके बारे में जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को परिवार के भीतर किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ा है, उन्हें संविधान के तहत प्रदत्त महिला अधिकारियों की अधिक प्रभावी सुरक्षा दी जाएगी। जिला स्तर पर एक जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण है जो यहां आने वाली महिलाओं को मुफ्त परामर्श प्रदान करता है और न्याय प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सभी को लाभ उठाना चाहिए। जिला कुष्ठ उन्मूलन अधिकारी डॉक्टर किरण पाटिल ने कहा कि भारत के इतिहास पर नजर डाले तो पहले महिलाओं को सम्मान का स्थान दिया जाता था और देवी के रूप में पूजा जाता था। आज आधुनिक जीवन में महिलाएं दबाव में हैं, कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं और कई तरह से हिंसा का शिकार होना पड़ता है। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी शारदा कमलाकर, प्रकाश हिरेमठ, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिलाधिकारी गुरुराज, जिला बाल संरक्षण अधिकारी गौरी शंकर, प्रतापपुर, अन्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कैमरामैन पप्पूराज की कवरेज। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಕಾಯ್ದೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವೆಲ್ಲ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೊದಲಿಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಯಾವುದು ಇರಲಾರ್ದೇ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಂದು ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 125 ಆಫ್ CRPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಬರೀ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನಂತರ ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಇತ್ತು. ಬರೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಿಗುವಂಥ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ, ಬರೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕಲ್ಲ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಕು. ಈ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬೇಕಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಂತ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ತಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ತಾವೇ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳ ತರಬೇತಿ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಏನಿರ್ತ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾನೂನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಲಿಸಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಒಂದು ಶಿಬಿರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇಶ. ಈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಗೌರವ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಅಂತೀವಿ, ದೇವಿ ಅಂತೀವಿ, ಮಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧುನೀಕರಣ ಯುಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ
ದೇಶಗಳನ್ನ ಅನುಸರಣೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇನಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬಂದವು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರಿವು ಯಾವಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ವತಿಯಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುತ್ತೋಲಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಬರಬೇಕು, ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಗಂಡರು ಕೂಡ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 75 ಪುಟದ್ದು ತಮ್ಗೆ ನಾವು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೀವು ಓದೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಗ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಬಂದು ನಂತರ ನೀವು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತ ಮಹಿಳೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತರಬೇತಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. इस महीने की 21 और 22 तारीख रविवार सोमवार को 2 दिन रामोत्सव जिले में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मेहकर, ताडोला और दोनगापुर मठ के स्वामी ने कहा। बुधवार को शहर के जिला प्रेस हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 21 जनवरी को शहर के साई स्कूल में आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में बेंगलुरु और स्थानीय कलाकारों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले दिन 22 जनवरी सोमवार को शाम 5 बजे फिर से भगवान राम के रूप में सजे 498 बच्चों पर पुष्प वर्षा होगी। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ होगा और फिर भगवान राम का रुद्राभिषेक कार्यक्रम होगा। 20, 21 और 22 जनवरी 3 दिनों तक सभी के घर के सामने रंगोली और झालरों से घर को सजाए और उत्सव के माहौल का आनंद ले। राम उत्सव को दिवाली की तरह 3 दिनों तक मनाया जाना चाहिए और प्रत्येक राम भक्त के घर पर भगवान का ध्वज फहराया जाना चाहिए। उन्हें और श्री सिद्धारूढ़ आश्रम के पूज्य डॉक्टर शिव कुमार महास्वामी को अयोध्या से फोन आया और हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमें बहुत खुशी हुई है। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। बीदर के पुण्यभूमि में जनवरी 21 और 22 को विशेष रूप से रामलीला का उत्सव संपन्न हो जाएगा। 21 के दिन एक संगीत कार्यक्रम संपन्न होगा साई ग्राउंड में और 22 के दिन उस समय वैभव रूप से सभी मठाधीशों से राम का अभिषेक होगा। उस कार्यक्रम संपन्न होने के बाद और 498 व्यक्तियों को छोटा रामलीला बच्चों को विशेष रूप से महाराजियों से पुष्पार्चन होगा, हनुमान चालीसा के अध्ययन पठन हो जाएगा और राम भजन हो जाएगा, रामलीला के नृत्य वगैरह संपन्न हो जाएगा। ऐसी एक सुंदर भावनात्मक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को ये मैं विनंती करता हूँ, बीदर के सभी लोग मिलके ये उत्सव एक राष्ट्रीय उत्सव मानकर अपने घर में दिवा जलाइए और अलंकृत कीजिए, रंगोली इत्यादि डाल के वैभवपूरित रूप से घर सजाइए और साक्षात भगवान राम आप घर आएगा, अतिथि के रूप में आ जाएगा या दैवत्व रूप में हमारे घर प्रवेश करेगा, ऐसा समझकर आप सभी लोग राम का स्वागत के लिए आप रहिए। वहाँ मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठापन होगा, हर घर में राम बैठ जाएगा, हर दिल में राम बैठ जाएगा।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि सरकार बेंगलुरु में कुछ प्रकार की संपत्तियों के लिए संपत्ति कर दंड को कम करने के लिए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रही है। गांधीनगर में जन शिकायत निवारण कार्यक्रम सरकार आपके द्वार पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 30/40 साइटों और शेडों के लिए संपत्ति कर और जुर्माने में कमी के संबंध में कई दलीलें हैं। हम संबंधित अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। संपत्ति कर और जुर्माने के भुगतान के संबंध में आपको भेजे गए नोटिस के बारे में चिंता न करें। हम यथासंभव जुर्माने को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। शिव कुमार ने कहा हमें अन्य शिकायत निवारण कार्यक्रमों से भी इसी तरह की दलीलें मिली हैं। उन्होंने कहा कि 2020 के कानून में संपत्ति कर भुगतान में देरी के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है। कानून में संशोधन की जरूरत है। इसके बारे में हम आपको कुछ दिनों में अधिक जानकारी देंगे। हमने पहले ही अधिकारियों को पुरानी व्यवस्था के अनुसार कर वसूलने और जनता पर नए टैरिफ का भुगतान करने के लिए दबाव नहीं डालने का निर्देश दिया है। अंतर को अगले वर्ष के करों में समायोजित किया जाएगा। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस में नेतृत्व विवाद सामने आ गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे डॉक्टर यतीन्द्र ने पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष का संकेत दिया। कर्नाटक भाजपा ने इस घटनाक्रम को लेकर बुधवार को सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए उन्हें ठंडी गोली लेने के लिए कहा। यह सब तब शुरू हुआ जब यतीन्द्र ने हासन में एक रैली में भाग लेते हुए कहा कि यदि कांग्रेस कर्नाटक में सबसे अधिक लोकसभा सीटें जीतती है तो सिद्धरामैया अपना कार्यकाल पूरा करेगी। यतीन्द्र ने कहा लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अगर कांग्रेस अधिकतम सीटें जीतती है तो वह पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इससे उन्हें बढ़ावा मिलेगा। यतीन्द्र ने कहा कि 5 गारंटी योजनाओं का खर्च 56,000 करोड़ रुपए है और राज्य की किसी भी सरकार ने ऐसी योजनाओं पर इतना पैसा खर्च नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी योजनाओं को 5 साल तक जारी रखने के लिए लोगों का समर्थन महत्वपूर्ण है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने यतीन्द्र की टिप्पणियों का मजाक उड़ाते हुए बुधवार को कहा श्रीराम सीएम सिद्धरामैया ठंडी गोली लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस तरह के बयानों से अपने आला कमान को प्रभावित कर सकते हैं और आपकी कुर्सी बचा सकते हैं तो आप मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। यह अब कोई रहस्य नहीं है। आपके दिन गिनती के रह गए हैं और लोकसभा चुनाव के बाद आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसलिए ठंडी गोली लीजिए, शांत रहिए और पीएम मोदी पर भरोसा रखिए। 8 जनवरी को रिपोर्ट किए गए नैतिक पुलिसिंग और सामूहिक बलात्कार के मामले में हावेरी पुलिस ने हंगल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सहित 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। हावेरी एसपी अंशु कुमार श्रीवास्तव ने हंगल सर्कल इंस्पेक्टर एसआर श्रीधर और कांस्टेबल इलियास को निलंबन का नोटिस जारी किया है। अपने कर्तव्यों का पालन करने में लापरवाही के कारण सनदी सूत्रों के मुताबिक हावेरी के एडिशनल एसपी सी गोपाल ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारणों के रूप में अपराध के बारे में पहले से जानकारी इकट्ठा करने में कांस्टेबल की विफलता और एफआईआर दर्ज करने में इंस्पेक्टर की देरी का हवाला देते हुए निलंबन की पुष्टि की। घटना के 4 दिन बाद नैतिक पुलिसिंग का मामला दर्ज किया गया, जिसमें बाद में सामूहिक बलात्कार का मामला जोड़ा गया। 14 जनवरी को 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद शेष 5 संदिग्धों को पकड़ने में देरी हुई। अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी को देश में श्रीराम ज्योति जलेगी। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इन नियमों का पालन कर रहा हूं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव देश की सरकार चुनने के लिए है। यह बात आपको कार्यकर्ता हर वोटर तक पहुंचानी है। भारत सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी देश की सुरक्षा की होती है। हमें वोटर को बताना चाहिए 10 वर्ष पहले जब देश में कमजोर सरकार थी तो आए दिन आतंकी हमले होते थे। इसका असर देश पर पड़ता था।
आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। गल्फ देशों में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है और उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि केरल में भाजपा को सशक्त करने वाले आप सभी कार्यकर्ताओं के सामने आना मेरे लिए सुखद होता है। राजनीतिक हिंसा के बीच भी अपनी विचारधारा और देशभक्ति के प्रति समर्पित रहने वाले कार्यकर्ताओं की पीढ़ी को मैं आज नमन करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलने से देश के लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। जन औषधि केंद्रों से 80% छूट पर दवाई लेने से देश के लोगों के 25,000 करोड़ रुपए से अधिक बचे हैं। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड पूर्वाभ्यास के मद्देनजर सोमवार को 4 दिनों के लिए मध्य दिल्ली में इंडिया गेट के पास यातायात प्रतिबंध को लेकर एक एडवाइजरी जारी की। पुलिस द्वारा जारी इस ट्रैफिक एडवाइजरी में कर्तव्य पथ पर बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल किया जाएगा, जो कि विजय चौक से इंडिया गेट तक होगा। रिहर्सल की वजह से आम लोगों को इन रास्तों से आवाजाही में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी के मुताबिक कर्तव्य पथ पर परेड की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए कर्तव्य पथ रफी मार्ग चौराहा, कर्तव्य पथ जनपद चौराहा, कर्तव्य पथ मानसिंह रोड चौराहा और कर्तव्य पथ सी हेक्सागन पर ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। इन रास्तों पर बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को सुबह 10:15 से दोपहर 12:30 तक ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहेगा। एडवाइजरी के मुताबिक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर भी ट्रैफिक बंद रहेगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन रास्तों के बंद होने की वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से इन सड़कों पर भीड़भाड़ होने की संभावना है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख धीरे धीरे पास आ रही है। 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए अयोध्या समेत पूरे देश में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी समेत देश के तमाम दिग्गज हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया है। इस लिस्ट में अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव का नाम भी जुड़ गया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा है कि वह 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए नहीं जाएंगे। लालू यादव इंडिया अलायंस के बीच जारी सीट बंटवारे में हो रही देरी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा इतनी जल्दी नहीं होता। बता दें कि इससे पहले भी कि नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। बीते महीने ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार कर दिया था। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि वह 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाएंगे। वहीं शरद पवार ने भी ऐसा ही बयान दिया है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन समारोह है। इसी को लेकर आज अयोध्या में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पहुंची हैं। इसी बीच सांसद हेमा मालिनी ने कृष्ण जन्मभूमि पर भी मंदिर बनाने की मांग की है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हेमा मालिनी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मथुरा और वृंदावन मंदिरों के शहर हैं, यहाँ निश्चित रूप से बनना चाहिए। एजेंसी ने सांसद से सवाल किया कि क्या मथुरा में कृष्ण जन्मस्थल पर एक भव्य कृष्ण मंदिर होना चाहिए। इसी पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने जवाब देते हुए कहा, यह निश्चित रूप से वहां होना चाहिए। मथुरा और वृंदावन मंदिरों के शहर हैं, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन वर्षों पहले कृष्ण जन्मस्थल को नष्ट कर दिया गया था और वहां एक मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए लोगों को आपत्ति है। अच्छा होगा अगर इसका समाधान हो जाए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण का है जन्मस्थान, भगवान कृष्ण का स्थान है। वहाँ एक सुंदर मंदिर है, लेकिन कुछ और किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दावा किया है कि बीजेपी में शामिल होने का उन्हें ऑफर मिला था। सोलापुर में शिंदे ने बुधवार को कहा कि उन्हें और उनकी विधायक बेटी प्रणीता शिंदे को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला था। शिंदे की बेटी प्रणीता सोलापुर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सुशील कुमार शिंदे ने यह बयान दिया है। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि उनकी उम्र अब 83 साल की हो गई है। उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस में खपा दिया है। उनके खून का रंग आज भी कांग्रेसी है। भाजपा के लोग 2 बार ऑफर लेकर आए, लेकिन हम पिता बेटी इस ऑफर को नकार दी। हमने तय किया है कि हम लोग कांग्रेस में ही रहेंगे। ईरान द्वारा पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के उल्लंघन और मिसाइल दागने की घटना के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की जियो न्यूज की खबर के अनुसार ईरान के पाक में पल रहे आतंकियों पर मिसाइल हमले के बाद खिसियाई पाकिस्तान ने तेहरान से अपने दूत को वापस बुलाते हुए ईरानी राजदूत को निष्कासित करने की घोषणा की। आतंकी समूह ने पहले पाकिस्तान के साथ सीमा क्षेत्र में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले किए। ईरान की सरकारी मीडिया कहा कि आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला उन्हें नष्ट कर दिया गया है। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन के मिसाइल परीक्षणों और तोप हमलों का जवाब देने के लिए अब दक्षिणी कोरिया ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अभी पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने का प्रयास किया था। साथ ही समुद्री सीमा में 200 से अधिक गोले बरसाए थे। इसलिए अब उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किया, जिसमें एक अमेरिकी विमान वाहक ने भी भाग लिया। दक्षिण कोरिया की सेना ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह अभ्यास दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास किया गया। हाल ही में उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने कहा था कि उनका देश अब दक्षिणी कोरिया के साथ सुलह का प्रयास नहीं करेगा और उन्होंने युद्ध में विभाजित देशों के बीच साझा राष्ट्र के विचार को खत्म करने के लिए उत्तर कोरिया के संविधान को फिर से लिखने का आह्वान किया। दोनों कोरियाई देशों द्वारा साझा राष्ट्रीय एकरूपता की भावना पर आधारित एकीकरण के दशकों पुराने प्रयास को खत्म करने का यह ऐतिहासिक कदम क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के बीच उठाया गया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 और नियम 2006 के पालन पर एक शिविर। बेंगलुरु में संपत्ति कर जुर्माना कम करने पर चर्चा चल रही है, शिव कुमार ने स्पष्ट किया। कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संघर्ष सामने आया, अशोक ने सिद्धरामैया को ठंडी गोली लेने को कहा। केरल में पीएम मोदी ने कहा 22 जनवरी को देश भर में श्री राम ज्योति जलेगी, मैं भी इन नियमों का पालन कर रहा हूं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल आज से शुरू। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।